इसमें हम लोग देखेंगे प्रव्रजन का परिणाम। अब देखिए, प्रवास के आखिर परिणाम क्या है। जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन का एक परिणाम होता है दोनों जगह पे। जिस जगह पे अब देखिए गांव से शहर में जा रहे हैं तो शहर में आप अंदाज़ लगाइए, जहाँ जनसंख्या बहुत होगी तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तरफ डेवलपमेंट होगा, दूसरी तरफ गंदी बस्ती भी होगी। अब दिल्ली मुंबई वगैरह में गंदी बस्ती भी बहुत है, गंदगी होगी, कचरा होगी, बीमारियां भी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, रोजगार भी होगा, लोग होंगे, दुकानें भी होंगी। तो दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं, रेगिस्तान के रेगिस्तान खाली हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है, ये क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस जगह को छोड़ रहे हैं, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। तो असमानताएं भी तो पैदा हो रही है। प्रव्रजन एक सामान्य प्रक्रिया जिससे प्रवासी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रव्रजन पर समाज का प्रभाव पड़ता है। प्रवास प्रतिफल के अध्ययन पर कभी अभी तक कम ध्यान दिया गया है। इसी कारण आने वाले जनसंख्या समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव, जहाँ प्रवासी पहुँचता है, जहाँ से चलता है, दोनों जोनों की जनसंख्याकीय संरचना में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के बाहर जाने से वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। शहरी क्षेत्रों पर प्रवास होता है, अत्यधिक जनसंख्या होता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। गांव प्रवासित लोगों को शहर से भौतिक वातावरण का सामना करना होता है। भोजन रहन सहन तालमेल बिठाना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती है। वहाँ पे सांस संबंधी बीमारियाँ बहुत हो जाती है शहरों में। मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। जनसंख्या पे भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है प्रव्रजन से। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में होता है, उसका मुख्य कारण है आर्थिक आमदनी। प्रव्रजन का आर्थिक प्रभाव ग्रामीण रोजगार और आमदनी पर पड़ता है। उनके द्वारा भेजी जाने वाली राशि से क्षेत्रीय विषमता में कमी आती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के बाहर जाने से वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। ये सारी दिक्कतें हैं, लोग वहाँ पे नहीं मिलते हैं, वहाँ पे काम करने वाले नहीं होते। जबकि वही लोग आप देखिए, बिहार के लोग पंजाब चले जाते हैं या दिल्ली चले जाते हैं, गांव से यूपी बिहार के लोग, तो गांव में लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन वहाँ मिलते हैं। प्रव्रजन से आमदनी के स्तर और उसके वितरण पर असर पड़ता है, आमदनी में वृद्धि होती है और बहुत सारा फायदा है। इसके अलावा प्रत्येक प्रवास से दोनों क्षेत्रीय जनसंख्या संरचना में केवल मात्रात्मक नहीं गुणात्मक परिवर्तन आता है। इन सब में महत्वपूर्ण बात है कि प्रवास के फलस्वरूप प्रवासियों के योगदान से सभ्यता समृद्धशाली होती है। तो इस तरह से प्रवास के प्रभाव आप देख सकते हैं दोनों तरफ, जहाँ से प्रवास किया है और जहाँ को प्रवास किया है, दोनों में परिवर्तन आते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के जनसंख्या के जीवन की हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या विश्व का प्रत्येक देश तीव्र आर्थिक विकास का आकांक्षी है। इस आकांक्षी की पूर्ति हेतु देश में दो तत्वों का होना आवश्यक है। प्रथम प्राकृतिक संसाधन और द्वितीय मानवीय संसाधन। वास्तविक रूप से आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान मानवीय संसाधन अर्थात उस देश में उपलब्ध जनसंख्या का होता है। जनसंख्या के सक्रिय सहयोग के बिना आर्थिक उन्नति और विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए मानवीय संसाधन बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या की गुणवत्ता की अवधारणा, रिचर्ड टी गिल का कथन है कि आर्थिक विकास एक यांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक मानवीय उद्यम भी है। अगर आर्थिक विकास तभी डेवलप होगा जब मानव संसाधन विकास होगा। आप ये देखिए, अमेरिका यूरोप जैसे देश में आर्थिक विकास क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहा, मानवीय विकास हुआ। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मानव संसाधन मजबूत हो। और मानव संसाधन के कारक कौन कौन है, क्या है, जीवन के गुणवत्ता मापने के सूचकांक जो है, मानव विकास के सूचकांक के रूप में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन समाजशास्त्री मॉरिस डेविस ने किया था 1970 में। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के उपलब्धि के आधार पर जीवन का एक संयुक्त भौतिक गुणवत्ता सूचकांक निकाला जाता है। तो आप जो है ना, इसको याद करिए, नेट में आ सकता है। मॉरिस डेविस ने सर्वप्रथम मानव विकास के सूचकांक की चर्चा की है। इसमें सबसे पहला, और ये क्वेश्चन आता है नेट में, जीवन प्रत्याशा कि जीवित कितना रहते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या है, और जैसे और साक्षरता क्या है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर ये क्वेश्चन नेट में भी आते हैं छांटने के लिए कि मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सही है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण
तो इनमें तीन चीज़ है। तीन चीज़ क्या क्या है? जीवन प्रत्याशा, आय भी देखा जाता है आजकल, प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक उसी से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विकास की माप में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन, अब ये क्वेश्चन भी आता है 1990 में संयुक्त राष्ट्र UNDP से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक, किसने किया था? महबूबुल हक, तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने दिया था? महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में UNDP में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या क्या कारण हैं, फैक्टर है, ये भी क्वेश्चन आता है नेट में। तो ये सबसे पहले कब हुआ? 1990 में। इसमें क्या क्या है? इसमें प्रति व्यक्ति, इसमें है दीर्घायु, सबसे पहला वही है, जीवन प्रत्याशा जिसे आप कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कि जीवन कितना है। शैक्षणिक उपलब्धि, ये सब आपके नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, प्रौढ़ साक्षरता, सकल नामांकन दर और जीवन निर्वाह स्तर। जीवन निर्वाह, जिंदगी कैसे जी, यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को लिया गया है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के निर्माण हेतु 2 चरण पूर्ण किए गए हैं। चरण व्यक्ति तथ्य, न्यूनतम मूल्य शून्य, अभिसूचकों का सामान्यीकरण, इसको आप थोड़ा, मानव विकास सूचकांक के संकेतक जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर आपको ध्यान दे रहा हूँ। मानव विकास के सूचकांक के संकेतक कौन है? न्यूनतम मूल्य, उच्च मूल्य, जीवन प्रत्याशा, न्यूनतम मूल्य, उच्च मूल्य, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि है। न्यूनतम मूल्य, उच्च मूल्य और जीवन प्रत्याशा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। असल ये पूछता है, चूँकि नेट में आता है, ये एक क्वेश्चन आता ही है इससे, तो इसमें आपको जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक के निर्माण हेतु निम्नलिखित आंकड़ों के से मानव विकास सूचकांक का निर्माण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सब है, इसको आप याद रखिए। शैक्षणिक उपलब्धि, प्रौढ़ में 2 तरह का, प्रौढ़ शिक्षा और सकल नामांकन दर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास सूचकांक की सीमाएं, जनसंख्या की गुणवत्ता के प्रभावकारी कारक। जनसंख्या की गुणवत्ता के प्रभावकारी कारक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? एक सामाजिक कारक है, जीवन प्रत्याशा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास, जन्म मृत्यु दर, ये मेनली पॉइंट आप याद रखिए। मनोवैज्ञानिक कारण, खुशी और संतुष्टि का स्तर, भाई काम कर रहे हैं, टेंशन में हैं, जीवन प्रत्याशा कैसा होगा, मानव विकास कैसा होगा, प्रेशर में काम कर रहे हैं तो मानव विकास नहीं होगा। जब लोगों में सुख शांति समृद्धि नहीं होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। आर्थिक कारक, जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता प्रभाव के लिए आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आय का स्तर, आय का स्तर कैसा है, संपत्ति का स्तर कैसा है, लोगों में संपत्ति कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, ये सारे पॉइंट है। ये पॉइंट नेट में पूछते हैं। गरीबी का स्तर क्या है, ये पॉइंट आपको याद करना है। आधारभूत संरचना कैसी है वहाँ पे। अब आधारभूत संरचना में भाई पानी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा, ऊर्जा, आवास, परिवहन, संचार, बिजली, पानी, ये सारी, सड़क, ये सारे सुविधाएं कैसे है, सामाजिक कारक कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसा है, वही बात हो रही है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, ये सारे पॉइंट आपको रटने हैं, याद करने हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सारी चीज़ें आती है। आवास सुविधा है कि नहीं, किस तरह के मकान में रहते हैं, जन्म और मृत्यु दरों की कैसी है, कैसा है जन्म दर, अधिक है या कम है, सामाजिक संबंध कैसे हैं लोगों को, प्राथमिक है या द्वितीयक है, अवकाश का समय कितना है, लैंगिक समानता है कि नहीं है, या पुरुष और स्त्री में भेदभाव है, अपराध की दर क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक का भी रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। संतुष्टि का स्तर क्या है जीवन में,
तो राजनीतिक स्थिरता कैसी है उस समाज में, पर्यावरण कैसा है, शुद्ध है कि नहीं, सुरक्षा है कि नहीं देश में लोगों की, या लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा भी होनी चाहिए। बाल विकास एवं कल्याण, बाल विकास पर ध्यान है कि नहीं। तो इस प्रकार ये रहा जनसंख्या गुणवत्ता के प्रभावी कारक एवं भारत की स्थिति कैसी है आप जान रहे हैं। भारत के संदर्भ में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में बाल विकास की स्थिति कैसी है, भारत में जीवन प्रत्याशा कैसी है, भारत में आय कैसी है, भारत में बेरोजगारी कैसी है, जीवन की गुणवत्ता कैसी है, रिक्रिएशन कैसा है, भारत में किस तरह का लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, ऊंची साक्षरता दर कैसी है। ये मतलब कुल मिलाकर के आपको एज ए होल इसका उत्तर आपको लिखना है। और बाकी अगर नेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको जो सारे पॉइंट हमने बताया उसको आपको जनसंख्या गुणवत्ता जीवन स्तर में अंतर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सारे पॉइंट जो हमने आपको डिस्क्राइब किया है उन पर आपको फोकस करना है। वही चीज़ है, दोबारा आ रहा है जो अभी गुजरा है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की सीमाएं, जो मानव विकास सूचकांक किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। मानव जनसंख्या गुणवत्ता के प्रभावकारी कारक जो पहले भी गुजर चुका है, दोबारा आ रहा है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार आप ये देखिएगा, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, शैक्षणिक कारक, परिस्थितियाँ, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, ये सारी चीज़ें, प्रजननता हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। मैं एक नज़र देख लेता हूँ ताकि आपको ये सब आपने, हाँ प्रजननता देखिए, प्रजननता को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन पॉइंट को आप देख लीजिए एक बार। विवाह की आयु भी प्रजननता को प्रभावित करते हैं। तलाक और अलगाव, वैधव्य, बहुपत्नी प्रथा, पति पत्नी के बीच सामाजिक अथवा धार्मिक कारणों से अलगाव, प्रसवोपरांत अलगाव की समयावधि, विवाहोपरांत अस्थायी आत्म संयम, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व वो आपने देखा है, प्रजननता और मृत्यु दर, ये 2 बार आ गया। तो मैं आपको बोल रहा था कि किसी भी टॉपिक के विश्लेषण में आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। सामाजिक कारक में अलग चीज़ें आ जाएंगी, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा। आर्थिक कारक में आ जाएंगे आर्थिक कारक, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, उसके बाद जितने भी आधुनिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको आ जाएंगे सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, देश में स्थिरता कैसी है। उसके बाद शैक्षणिक कारक, शिक्षा की स्थिति कैसी है, आय क्या है लोगों का, उसी के आधार पे सब चीज़ डिफाइन कर रहा है। जनसंख्या माइग्रेशन भी उसी पे निर्भर कर रहा है। लोगों को रोजगार है कि नहीं, वहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं, समस्याओं का निदान है कि नहीं, सड़क, पानी, बिजली, इन सब का क्या पोजीशन है, सड़क, पानी, बिजली में लोगों की स्थिति कैसी है, सड़क, पानी, बिजली लोगों को मुहैया है कि नहीं। ये मृत्यु क्रम पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सड़क, पानी, बिजली की क्या पोजीशन है, मानवीय संसाधन, ये दो बार आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देख लिया है। मानवीय संसाधन के निम्नलिखित कार्य देख लीजिए एक बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय संसाधन के क्या क्या कार्य हैं? प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, पूंजी जुटाना, वस्तुओं की मांग प्रस्तुत करना, इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, और व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना, ये मानवीय संसाधनों का काम है। और औद्योगिकरण का आधार, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको सारे पॉइंट समझा दूँ, हालांकि लगभग हमने सब चीज़ कर दिया है। उसके बाद उस क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, वहाँ के लोग कैसे हैं,
हॉस्पिटल की फैसिलिटी है कि नहीं, शिक्षा का क्या स्तर है, वहाँ के लोग, वहाँ स्कूल कॉलेज है कि नहीं। अगर स्कूल कॉलेज होगा तो वहाँ पे लोग आएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं होगा तो वहाँ से लोग छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, शिक्षा का स्तर, फिर जीवन शैली कैसी है, जीवन स्तर कैसा है। कहीं कहीं पे देखिए बहुत अच्छी जीवन शैली नहीं है, लोगों की इनकम तो है लेकिन रहन सहन अच्छा नहीं है। गांव में अगर मान लीजिए लोगों की इनकम बहुत अच्छी है तो रहन सहन नहीं है अच्छे से। वहाँ पे भाई अगर किसी को अच्छी अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छे से रहना है तो बहुत दिक्कत है। हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अब किसी के पास बहुत पैसा है, अब गांव में हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, मनोरंजन की फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिलाकर के एज ए होल आप देखिएगा तो ये सब प्रभावित करता है। उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर को प्रभावित करने वाले क्या क्या है, आमदनी है, प्रजननशीलता की प्रवृत्ति है, औद्योगिकरण, नगरीकरण है, पहले भी बताया जा चुका है आपको। एक नज़र परिवार में जीवन स्तर और जीवन पर व्यय, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, कार्यरत स्त्रियाँ, जनांकी कारक, विवाह की आयु का नीचा होना, पहले भी गुजरा है। ग्रामीण समाज में प्रजननता अधिक होती है, जीवन प्रत्याशा कम होती है, वहाँ प्रजननता अधिक होती है। तो ये सब जीवन प्रत्याशा। तो कुल मिलाकर के एज ए होल इस टॉपिक में हमने सारे सिद्धांत को देख लिया, अनुकूलतम सिद्धांत, जनसंख्या के विभिन्न स्तर भी देख लिए, माल्थस का सिद्धांत भी देख लिया, और हम लोगों ने जाना डेमोग्राफी क्या है, इसका स्कोप क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझा है। और प्रजननता को भी समझा, प्रजननता के कारक भी देखे हैं, प्रजननता, और उसके बाद मृत्यु दर को भी देखा, मृत्यु दर के कारक को भी देखे, ये सारी चीज़ देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्रवजन को देखा, प्रवजन के कारण क्या है, प्रवजन में पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, आकर्षण कारण को भी देखा। थोड़ा सा जनगणना का अर्थ देख लेते हैं। जनगणना का अर्थ, आधुनिक काल में देश का कोई भी महत्वपूर्ण राजनीतिक नियोजन बगैर जनगणना संबंधी जानकारी के पूरी नहीं होती। जनगणना के आंकड़ों के अध्ययन से हमें रोजगार, विनियोजन, आवास व्यवस्था, कृषि विकास, यातायात, संचार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, प्रवास का नियोजन आदि समस्त कार्यों में सहायता मिलती है। और परिभाषा इसका देख लीजिए, एक देश या परिसीमित प्रदेश के समस्त व्यक्तियों की एक निश्चित समय से संबंधित संख्या, आर्थिक और सामाजिक सूचना के संग्रहण और संकलन और प्रकाशन की संपूर्ण विधि। संयुक्त राष्ट्र के संघ के एक प्रकाशन के अनुसार किसी निश्चित प्रदेश में एक निश्चित समय में रहने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में जनांकीय, आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों का संकलन, संपादन एवं प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। तो जनगणना संबंधी समस्त जानकारी को प्रकाशित किया जाता है। इसमें जनगणना में किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात की जाती है। प्रायः जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में 10 वर्ष में होती है। भारत में सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई, 1872 में हुई, और दूसरी जनगणना 1881 में, क्रमबद्ध 1881 में हुई। सबसे पहले हुआ लॉर्ड मेयो के काल में और लॉर्ड रिपन के काल में कंटिन्यू हुआ। जनगणना में जनसंख्या के बारे में जानकारी एक निश्चित समय बिंदु पर इकट्ठा की जाती है। जनगणना में देश के समस्त निवासियों को सम्मिलित किया जाता है। जनगणना देश की संपूर्ण सीमा की निवासियों की होती है। जनगणना में व्यापक एवं व्यय एवं संगठन आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे सरकार द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो जनगणना का महत्व क्या है, आर्थिक महत्व है। इसके आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय की राशि निर्धारित की जाती है। इससे ही अन्न, वस्त्र, मकान की आवश्यकता का ज्ञान होता है। कितनी आवश्यकता है किसी भी देश में, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब जनगणना पर निर्भर करता है। इसके आधार पर परिवार नियोजन, खाद्य समस्या का अध्ययन किया जाता है। इससे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर पता करते हैं। इससे जनसंख्या का व्यापक ढांचा ज्ञात होता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति माप होती है। इससे जनसंख्या वृद्धि का ज्ञान होता है। रेल परिवहन कंपनियां सवारियों का अनुमान लगाकर विकास की योजनाएं बनाती है। ये सारी चीज़ें। सामाजिक महत्व है, वैज्ञानिक और शोधकर्ता जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर अपने शोध को सफल बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं।
राजनीतिक महत्व है जनसंख्या का। भारतीय जनगणना के 200 में सुधार हेतु सुझाव। भारतीय जनगणना के दोष क्या क्या है? अपर्याप्त पारिश्रमिक होता है भारतीय जनगणना में, प्रमाणकों का प्रशिक्षण, प्रगणकों का प्रशिक्षक, समरूपता और तुलनीयता का अभाव, ये सब पॉइंट है। ये उसमें भी आ सकता है, नेट में भी। वैसे व्यावसायिक वर्गीकरण में एकरूपता की कमी होती है, जनगणना विभ्रम, ये सब आप पॉइंट याद कर जाएंगे। सुधार हेतु सुझाव क्या है? आगामी जनगणना में सुधार के लिए सुझाव, योजनाओं का स्थायी अंग, स्त्री प्रगणक, जन सहयोग जरूरी है, प्रगणकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, पहले प्रशिक्षण देना ज़रूरी है उनको, समंक विधान, डेटा प्रोसेसिंग ज़रूरी है, जनगणना शोध व्यापक तथा महत्वपूर्ण कार्य है और इससे शोध अनुभाग की स्थापना की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता, इंटरनेशनल कंपैरेटिबिलिटी ज़रूरी है जनगणना में। तो ये रहा कुल मिलाकर के 2011 के अनुसार भारत की जनगणना का विस्तृत वर्णन, जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि दर। तो ये है, इसमें आकार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एक नज़र आप इसको देख सकते हैं। भारत में जनगणना 2011, नगरों में जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण, उद्योगों का विकास, गांव में सुरक्षा की कमी, गांव में स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओं का अभाव, ये सब नेट में आ सकता है कॉन्सेप्ट। गांव में रोजगार सुविधाओं का अभाव, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, शहरों का आकर्षण, देश विभाजन, ये सारी चीज़ें हैं। नगरीकरण की समस्या, नगरीकरण का प्रभाव, नगरीकरण की समस्या और प्रभाव, शिक्षा, बेरोजगारी, गंदी बस्तियाँ और शांति व्यवस्था, मकानों की समस्याएं, स्वास्थ्य सेवाएं, साक्षरता अनुपात, स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की साक्षरता दर में अंतर, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रत्याशित आयु में अंतर, ये रहा। भारत में ऊंची जन्म दर के कारण विवाह की अनिवार्यता, पहले भी देखें, ईश्वरीय देन, मनोरंजन साधनों का अभाव, निम्न आय और निम्न जीवन, जलवायु, ग्रामीण क्षेत्रों में निरोधक सुविधाओं की कमी, सामाजिक विश्वास, पारिवारिक मान्यता, बाल विवाह, मृत्यु दर की कमी के कारण, अकालों और महामारों में कमी, चिकित्सा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम का विस्तार, स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि, मनोरंजन साधनों का विस्तार, अंधविश्वासों में कमी, शहरीकरण, जीवन स्तर में वृद्धि। तो ये रहा कुल मिलाकर के अत्यंत सारगर्भित और बहुत ही उपयुक्त है। सारे पॉइंट को आप बार बार सुने, बार बार लिख करके उसको याद करें। थैंक यू ऑल।